रिलैक्स मोड से सारे बच्चे वीडियो सुनेंगे। 26 आ गया, 26 का एग्जाम, अरे बाप रे, ये मोड नहीं ऑन होना चाहिए। रिलैक्स रहो, रिलैक्स होके पढ़ो तो सिलेक्शन होना आसान है। जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो ऐसा नहीं कि 50,000 सवाल करने हैं तो ही आपका काम बनेगा। नो 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 नो, किसी कॉन्सेप्ट के अगर आप 10 अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना बच्चे, तो काम हमारा बन जाता है। अपने गैजेट्स का इस्तेमाल अपने वेलफेयर के लिए करिए, अपने गैजेट्स का इस्तेमाल अपने विनाश के लिए मत करिए बच्चों। जो बच्चा इन 2 महीनों को यूज कर लेगा, क्योंकि आपके घर में शादी होगी, पार्टी होगी, बर्थडे होगा, मरण दिन, जन्मदिन, सब कुछ होगा और कहीं कहीं पर आपको जाना भी पड़ेगा, तो 57 डेज आप पूरे यूटिलाइज नहीं कर सकते हो बेटा। आज तक जिसका सिलेक्शन होना है, जिसकी रैंक आनी है, उसका डिसाइडिंग फैक्टर 31 मार्च तक डिसाइड हो जाती है। दुख भरी बात है। और देखो यार, जिंदगी में ना हिंड्रेंस ढेर है यार। कोचिंग जाने में बहुत समय लगता है मैम, मैं टेस्ट एनालाइज करने जाता हूँ तो यूट्यूब देखने लग जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम देखने लग जाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत परेशान करती है। तुम डॉक्टर बनोगे, गारंटी है, मैं लिख के दे रही हूँ, तुम्हारे अलावा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तुम बनोगे डॉक्टर, गर्व से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो। हाय, अब आपके मन में भी सवाल होगा कि मैम फिर से एक नया स्ट्रैटेजी वीडियो, साल के जाते जाते तो हमें छोड़ देती। नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये वीडियो साल 2025 के लिए नहीं है, ये वीडियो साल 2026 के लिए है। नया साल शुरू होने के साथ आपकी दिल की धड़कनें तेज होना चाहिए, क्योंकि अब आपका टाइम क्लॉक भी शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए बेटा, क्योंकि 3 मई को आपको नीट 2026 का पेपर लिखना है। और एक बात और अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में ठूस लीजिए, जो बच्चा, जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है, अगर वो वीडियो नहीं भी देखेगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, अप्रैल में रिविजन करेंगे, मई में एग्जाम देंगे और भगवान भी उनका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। अगर आप सीरियस हो, 1% भी सीरियस हो कि मुझे नीट का एग्जामिनेशन दे रहा है ना, तो इन 4 फेजेस को देख लेना। इस 4 फेज के अंदर आपको समझ में आएगा कि हर फेज में एग्जैक्टली आपको क्या करना है बेटा। पूरा दिल खोल कर रखने वाली हूं मैं अपना। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने 4 महीने सीरियसली इसको फॉलो कर लिया ना बेटा, सिर्फ 4 महीने, तो गारंटी तुमको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि जनवरी से अप्रैल के बीच में हमें क्या करना है। और रिलैक्स मोड से सारे बच्चे वीडियो सुनेंगे। 26 आ गया, 26 का एग्जाम, अरे बाप रे, ये मोड नहीं ऑन होना चाहिए। रिलैक्स रहो, रिलैक्स होके पढ़ो तो सिलेक्शन होना आसान है। ये बात समझो। सबसे पहली चीज जो है, आप देखो, ध्यान से सुने, एक बार प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। जनवरी 2026, मान लीजिए 1 जनवरी, अगर आप दिसंबर में भी देख रहे हो, मैं ये मान रही हूँ कि नया साल आ चुका है, एंजॉय कर लो यार, एंजॉय कर लो, 2-3 दिन बचे, एंजॉय कर लो। 1 जनवरी से चीजें स्टार्ट होनी है। अब मैं ये मान रही हूँ कि जनवरी और फरवरी में ये है आपका प्रिपरेशन फेज, तैयारी का फेज। प्रिपरेशन फेज में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब प्रिपरेशन फेज की कहानी क्या है, ध्यान से समझना। बेसिकली तुम्हें ना एक अपनी कॉपी बनानी है। इस कॉपी में तुम लिखोगे, ध्यान से सुनो, एक कॉपी बनाओ, है ना, किसी भी पन्ने या एक पन्ना बनाओ। एक पन्ने में आप 3 प्रकार की चीजें लिखो। एक वो चीज, वो चैप्टर्स जो पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। दूसरे वो चैप्टर जिनमें 50-50 हो, कंप्लीट है भी नहीं है। और तीसरे वो चैप्टर जो कि पढ़ने के बावजूद आपको नहीं आ रहे हैं। प्रिपरेशन फेज में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अच्छे वाले जो चैप्टर होते हैं, जो उनको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको रिवाइज करने लगते हैं और सोचते सिलेबस कंप्लीट हो गया। नो, जब आप लिस्ट बनाओगे तो जो सबसे वीक टॉपिक्स है आपके, ध्यान से सुन लीजिए, आपको इन 60 दिनों का 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप लोगों का ये पूरा जितने भी दिन हैं आपके 57-58 दिन, इनका पूरा एक टेबल रेडी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, कि आप हर दिन क्या पढ़ने वाले हैं। और आप शुरुआत करेंगे टफ टॉपिक से, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो प्रिपरेशन करेंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, शुरुआत करेंगे टफ टॉपिक से और आएंगे आपके जो अच्छे टॉपिक्स है उनकी ओर। राइट है बच्चे। साथ में प्रिपरेशन फेज में एक और बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, बाकी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 20% कंप्लीट होगा और बाकी नहीं होगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका 10%, 20% सिलेबस कंप्लीट ना हो। तो कृपया करके जो 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, उनको पहले नहीं उठाएंगे, वो उठाएंगे जो आपको नहीं आता है। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। इन 2 महीनों में आप लोगों को अपना बैकलॉग भी क्लियर करना है। उस हिसाब से आपको अपना टाइम डिसाइड करना है और डिजाइन करना है। तो प्रिपरेशन फेज में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए, बैकलॉग क्लियर करते हुए, कंप्लीट करते हुए, साथ ही साथ इस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट होने चाहिए हैं। अब शाम दाम दंड भेद लगाइए और इसको कंप्लीट करिए बेटा, अदरवाइज आप फिर से उस लूप में फंसने वाले हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप पहले सेग्रीगेट करो। अब देखो,
हर चीज की ना अपनी एक अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आपका अगर कोई वीक टॉपिक है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको वन शॉट्स देखने हैं और उसके बाद उसे कंप्लीट करना है। जो कम वीक टॉपिक है, मतलब जो ठीक ठीक आते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा तो काम बन जाएगा, तो क्वेश्चन कर लीजिए उसके। एक और चीज बताती हूँ, जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो ऐसा नहीं कि 50,000 सवाल करने हैं तो ही आपका काम बनेगा। नो 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 नो, किसी कॉन्सेप्ट के अगर आप 10 अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना बच्चे, तो काम हमारा बन जाता है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो कि बहुत अच्छे हैं। आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा होता होगा कि उस एक क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहे हैं। कृपया करके उन कॉन्सेप्ट्स के स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मोबाइल में फोल्डर बनाते हुए उनको सेव करते जाइए। लास्ट में जब आप उन फोल्डर्स को देखेंगे तो आपके पास एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। तो कृपया करके अपने गैजेट्स का इस्तेमाल अपने वेलफेयर के लिए करिए, अपने गैजेट्स का इस्तेमाल अपने विनाश के लिए मत करिए बच्चों। तो फोल्डर बनाइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की, और हर अच्छे क्वेश्चन को उस फोल्डर में डालते जाइए। रिविजन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार का हमने पढ़ा था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। तो सबसे पहले 1 जनवरी को आपका 57 डेज का प्लान रेडी होना चाहिए। उस प्लान में आप डिसाइड करेंगे कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, कौन वेरी स्ट्रांग टॉपिक्स हैं। वीक से हम शुरू करेंगे, उसके बाद उसको पूरा पढ़ते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जब मैं बोल रही हूं कंप्लीट, तो उसकी हर एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए। हर दिन का 2 घंटा बैकलॉग क्लियरिंग का निकलेगा, ये मैं पहले ही बता रही हूं। बोलो मैम जब हमको पढ़ना है तो बैकलॉग क्यों क्लियर करना है? क्योंकि जब आप बैकलॉग क्लियर कर लेते हैं और फिर वापस से पढ़ोगे उस फेज में, तो वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब इसमें यह है कि क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब मैं बोल रही हूं कंप्लीट, तो प्रिपरेशन फेज में द चैप्टर शुड बी कंप्लीट। द चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करो, वो तुम्हारी इच्छा है। तुम अपने क्लास में जाके कंप्लीट करो, तुम उसके पार्ट वाइज लेक्चर देखो, तुम उसके वन शॉट लेक्चर देखो, जो तुम्हें कन्वीनियंट पड़ता है, जो तुम्हें लगता है, जो टीचर तुम्हारे लिए कन्वीनियंटली समझाता है, पढ़ाता है, उससे पढ़ो यार, उससे पढ़ो जाके। वन शॉट पे समझ में आता है, वन शॉट में, पर चैप्टर कंप्लीट करो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू करो। क्या प्रिपरेशन फेज में मुझे कोई टेस्ट देना है? जी हां देना है। आप चाहे तो फुल लेंथ दीजिए, पर अगर आपके बहुत सारे, जैसे मैं बोल रही हूं, अगर आपका 50% सिलेबस है तब फुल लेंथ देने का मतलब है। पर अगर आप 10-20% सिलेबस कंप्लीट और आप सोच रहे हैं कि फुल लेंथ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, तो आपके कम से कम 7 टेस्ट जो है 2 महीने में हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन फेज में आपको यह करना है। अब देखो, जो बच्चा, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा इन 2 महीनों को यूटिलाइज कर लेगा, जो बच्चा इन 2 महीनों को यूज कर लेगा, क्योंकि आपके घर में शादी होगी, पार्टी होगी, बर्थडे होगा, मरण दिन, जन्मदिन, सब कुछ होगा और कहीं कहीं पर आपको जाना भी पड़ेगा, तो 57 डेज आप पूरे यूटिलाइज नहीं कर सकते हो बेटा। तो आपको कुछ ही दिन ऐसे मिलेंगे, मान लो 50 दिन ही आपको मिलेंगे, 7 दिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। 50 दिन में पूरे 92 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे? इसी को प्लान को हम कह रहे हैं प्रिपरेशन फेज। और गारंटी मानो बेटा, मैं किसी स्टैंप में लिख दे रही हूं, जिस बच्चे ने इस फेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया, उसको मार्च और अप्रैल में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्रिपरेशन फेज आपके जीवन का डिसाइडिंग फेज होता है बच्चे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूं। या तो आप यहां प्रिपरेशन फेज बना लीजिए, या तो अप्रैल में बनाइए। सिलेक्शन उनका जल्दी होगा जो यहां पर प्रिपरेशन फेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आता है आपका 1 मार्च से लेकर आपका 28 फरवरी से लेकर पूरा 31 मार्च तक, ये होता है आपका रिविजन फेज। अब रिविजन फेज को भी सेम ऐसे यूटिलाइज करोगे। बेटा जी पूरा पढ़ चुके हैं, एरर बुकलेट में सारे एरर्स लिख चुके हैं कि मैंने ये पढ़ा था, अभी भी मुझे ये नहीं आता है, तो फिर से कौन सा बहुत अच्छा आता है, कौन सा कम आता है, कौन सा बहुत कम आता है। रिवीजन कैसे शुरू होगा? जो बहुत कम आता है, फिर कहां जाओगे? कम आता है, फिर कौन सा आएगा? बहुत अच्छा आता है। तो रिवीजन फेज 1 महीने का फिर से एक प्लान बनेगा 30 डेज का कि मैं किस तरीके से चैप्टर को रिवाइज करूंगा। तो यहां पर आपका हो गया है बेटा जी सेकेंड रिवीजन। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर आप एरर बुकलेट जरूर बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन फेज के बाद भी अगर हमें, अब यहां पर क्या करना बेटा, हफ्ते में 2 टेस्ट देना है। ठीक है, यहां पर फुल लेंथ भी आ जाएगा, यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी आने लगेंगे। फुल लेंथ कम आएंगे पर टॉपिक वाइज टेस्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहां पर कोशिश करिए कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 फुल लेंथ तो दीजिए ही दीजिए, 2 फुल लेंथ दे दो तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहां पर जब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाओगे, फिर से सुनना, यहां पर जब आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाओगे बेटा, तो यहां से डिसाइड हो जाएगी तुम्हारी रैंक। मैं एक चीज बता दे रही हूं, जो बच्चा 31 मार्च तक ना, हर बच्चे की रैंक डिसाइड हो जाती है। ध्यान से सुनो, 31 मार्च तक जिसका सिलेक्शन होना है, जिसकी रैंक आनी है,
उसका डिसाइडिंग फैक्टर 31 मार्च तक डिसाइड हो जाता है बेटा। तो क्या करना है, तुम्हें अपनी रैंक बनानी है या तुम्हें अपनी रैंक बिगाड़नी है, ये टोटल तुम्हारे हाथ में है। रिवीजन प्रिपरेशन फेज अगर अच्छा गया होगा तो रिवीजन फेज डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा जाएगा। आप एक लिस्ट बनाइए, रिवीजन कमजोर टॉपिक से शुरू करेंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक की ओर जाएंगे। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो लिविंग वर्ल्ड को ही 10 बार रिवाइज करते हैं, है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट को 10 बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को 10 बार रिवाइज करते हैं, पर आना तो लिविंग वर्ल्ड से एक ही क्वेश्चन है ना। 20 बार रिवाइज कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। तो कोशिश करिए हाई वेटेज टफ टॉपिक्स को पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकियों में जाएंगे। टेस्ट का नंबर यहां पर बनेगा, ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से आपको 2 एरर बुकलेट में हर बार बोल रही हूं, अगर आपके पास एरर बुकलेट नहीं है, अगर आप टेस्ट देने के बाद ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी गलती क्या है बेटा, तो यहां पर आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। एरर बुकलेट में आपको लिखना है कि टेस्ट में कौन से टॉपिक्स हमारे गलत होते हैं। रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए उन टॉपिक्स को वापस से। और यहां पर लास्ट के 2 घंटे, दिन का जो लास्ट का 2 घंटा होता है सोने से पहले, आपको आत्ममंथन करना है बेटा कि इस दिन में मैंने क्या पढ़ा है, इस दिन में जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या मुझसे गलती हुई है, एरर बुकलेट में मैं लिख लेता हूं, और अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा, क्योंकि अप्रैल में मुझे एक और रिवीजन लेना है, इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ते हैं मेक श्योर कि उसे मेमोराइज करिए, याद करते समय उसे सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा था, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो याद रखिए मिस्टेक्स बुक्स जो है ये तो आपकी प्रिपरेशन में ही बन जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेस्ट। मान लीजिए कि आप कोई टेस्ट देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। टेस्ट वही मैंने हर बार मतलब बोल बोल के ना मेरे पैरों के जूते घिस गए, फिर कह रही हूं मार्च में आपको हफ्ते में 2 टेस्ट देने हैं, 8 से 10 टेस्ट आप दे दोगे मार्च में, और ज्यादा दे पाओ तो बहुत अच्छा है। टेस्ट को जब आप दे लेते हो, कैसे एनालाइज करते हैं टेस्ट में बता दूं, जब आप दे लेते हो टेस्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब आप टेस्ट दे लेते हो तो वहां पर ना हमें आपको समझ में आ जाएगा हर टेस्ट के पैटर्न में, फुल लेंथ दे रहे हो तो मैं किस टॉपिक को गलत करता हूं और मैं किस स्टेप पे, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा किस स्टेप पे ज्यादा समय लगता है। अगर मुझे स्टेप पे ज्यादा समय लगता है तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। इस तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जो बच्चा अब रिवीजन फेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। 31 मार्च पे तक ये क्लियर हो जाता है, इवन टीचर को भी क्लियर हो जाता है, स्टूडेंट को अंतरात्मा से क्लियर हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। मतलब ये दुख भरी बात है। और देखो यार जिंदगी में ना हिंड्रेंस ढेर है यार, कोचिंग जाने में बहुत समय लगता है मैम, है ना, मैं टेस्ट एनालाइज करने जाता हूं तो यूट्यूब देखने लग जाता हूं, मैं इंस्टाग्राम देखने लग जाता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत परेशान करती है। ये एक्सक्यूजेज है बेटा, क्योंकि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ ना तो लाइफ टाइम तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूज देने के लिए बचेगा, बाकी कुछ है नहीं रहेगा हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो आपको हर दिन जो है एक पेपर सॉल्व करना है। मतलब आप मैं तो हफ्ते में आपको 2 बोली थी, कम से कम 2 से 4-5 पेपर सॉल्व करो ही करो। ठीक है, और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नीट में आप थ्योरी 1 करोड़ बार पढ़ लीजिए। मे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, मतलब मैं नहीं बोलती, मतलब मुझे नहीं पता यार वो उन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, मैं आज तक डिकोड नहीं कर पाई कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अब जिस लेवल का पेपर आ रहा है ना, थ्योरी पढ़ने से होगा कुछ नहीं। आप एक बार थ्योरी पढ़िए 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, बजाय इसके कि 10 बार थ्योरी पढ़िए 1 बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। थ्योरी पढ़ने से होने कुछ भी नहीं वाला है। मेक श्योर कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके अच्छे सवाल प्रैक्टिस करिए, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हो। आप एक ही टॉपिक के 50 इजी सवाल करेंगे कि इसका ये क्या होता है वो क्या होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन सही करके खुश होने से अच्छा है टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके गलत होने दो बेटा। गलतियों से सीख मिलती है, और वो गलती अगली बार आपने नहीं सुधारी तो मे बी वो आपकी धीरे धीरे आदत बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों ये है 31 मार्च से अप्रैल का फेज। अब आपको यहां पर सिर्फ टेस्ट देना है। आप 31 मार्च से 15 अप्रैल तक आप दिन में कम से कम 2 टेस्ट दोगे। पागल हो जाओ टेस्ट दे देके, टेस्ट दे देके एक दिन में 2 टेस्ट दो, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स लगाओ और 2 टेस्ट दो। 15 दिन में आपको 30 टेस्ट देने हैं। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा अपना रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। और आपको अब क्या करना है बच्चे, हफ्ते में 2 मतलब हफ्ते में क्या, एक दिन में 2 बार टेस्ट देने हैं। और लास्ट का जो 15 डेज है बेटा, डेली 2 टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये फेज से ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ठीक है, यही फेज, ये जो 15 दिन का समय होता है बच्चे, ये टेम्परामेंट डिसाइड करता है। और ये फेज से आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है। जो टेम्परामेंट आपने टेस्ट
देने के दौरान फिक्स किया है उसे किसी भी हालत में एग्जाम हॉल में चेंज नहीं करना है। 2025 का पेपर भले ही टफ आया तो टफ सबके लिए था, पर जिसने इस टेस्ट फेज में अपने टेम्परामेंट को मेंटेन किया था वो ये समझ गया था कि अगर मेरे लिए पेपर टफ है तो इस दुनिया के हर बच्चे के लिए नीट का 2025 का पेपर टफ है। तो यहां पर हमें टेम्परामेंट सेट करना है। अगर हम बॉटनी सॉल्व करते हैं बॉटनी सॉल्व करेंगे, पहले जोलॉजी सॉल्व करते हैं जोलॉजी सॉल्व करेंगे। मुझे ये पता है कि 90% बच्चे में के नीट के फिजिक्स में प्रॉब्लम है। अगर फिजिक्स पहले सॉल्व करोगे 1.5 घंटा वो ले लिए तो बाकी का पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर आप जिस तरीके से पेपर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही करना है, मैं पहले ही बता रही हूं। और ये फेज बनाएगी आपकी रैंक। 31 मार्च आपको बताएगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और 15 दिन का ये फेज बताएगा कि आपकी रैंक बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, रैंक नेगेटिव मार्किंग पहले होंगी, पर जब बहुत टेस्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डरने से कुछ नहीं होगा बेटा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट के 15-20 दिन में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है। अब यहां 15 दिन में वही बच्चा रिलैक्स कर सकता है जिसमें प्रिपरेशन, टेस्ट और फाइनल फेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, अरे ये बुकलेट पढ़ ले, वो मॉड्यूल पढ़ ले, फलाने कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ ले, फलाने टीचर के वन शॉट के नोट्स पढ़ ले, वो वन शॉट देख रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पहला फेज यूटिलाइज नहीं किया है। तो कृपया करके इस फेज में हमें रिलैक्स करना है। ठीक है, इस फेज में हमें क्वेश्चंस जो आपने पढ़े इतने समय तक एक बार रिवाइज करना है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, दोस्त यारों से दूर रहना है। ठीक है, फंटा फंटियों से दूर रहना है। दूर रहिए बेटा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां से आप बन सकेंगे टॉपर। ठीक है, 15 दिन आप रिलैक्स करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो भैया सीधी सीधी ये बातें सारी आपको याद रखनी है। आपको बार बार अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की बायोलॉजी को रिवाइज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी केमिस्ट्री रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, एक्यूरेसी अपनी देखना है, हेल्दी रूटीन रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई कुछ भी कहे हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहता है। जिस तरीके से हमें प्रिपरेशन करते हैं हम वैसे करेंगे। लास्ट के 15 दिन में हम कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे बेटा। और याद रखिएगा कि नीट और आईआईटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नीट में अगर कंसिस्टेंसी से आप चलते गए 4 महीने, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नीट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, नीट में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और नीट पूरे टाइमिंग का खेल है। मान लीजिए किसी मरीज को अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में दे दिया और अगर आप वहां बैठ गए चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो आदमी मर भी सकता है। तो यहां पर आपकी टाइमिंग एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। जिसका टेम्परामेंट सही होता है, जिसकी एक्यूरेसी सही होती है, जिसके नेचर सही होते हैं, जिसका बिहेवियर सही होता है पढ़ाई के प्रति, उसे ही नेचर सिलेक्ट करती है और उसी का सिलेक्शन होगा। तुम डॉक्टर बनोगे, गारंटी है, मैं लिख के दे रही हूं। तुम्हारे अलावा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तुम बनोगे डॉक्टर, गर्व से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।